हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शुकौशल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बैंक्स की। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक है, जैसे कमर्शियल बैंक है, रीजनल रूरल बैंक है, फॉरेन बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक्स है, पेमेंट बैंक है। अलग अलग टाइप्स के बैंक को समझेंगे आज के इस वीडियो में। ये हमने एक सीरीज स्टार्ट की है। हमारा जो यूजीसी नेट कॉमर्स सिलेबस है उसकी यूनिट है 7 यूनिट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। उसके सारे टॉपिक्स को हम कवर कर रहे हैं सीरीज के अंदर। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो आ चुका है, जिसके अंदर हमने बात की थी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के ओवरव्यू की, जिसमें हमने समझे थे डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके देख सकते हैं। आज के वीडियो में बात करेंगे टाइप्स ऑफ बैंक्स की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एक बैंक होता क्या है। तो अब एक बैंक क्या होता है, इसको हम इस चार्ट की हेल्प से समझेंगे। अब जो इंडिविजुअल होते हैं जिनके पास उनकी सेविंग्स कलेक्ट की हुई होती है, वो सेविंग उनके लिए सरप्लस होता है, तो उस सरप्लस को वो बैंक्स के पास लेके जाते हैं। ठीक है, बैंक्स उसको डिपॉजिट कर लेते हैं अपने पास, और उसके बदले में वो पैसे उनके पास बैंक्स अपने पास सिक्योर भी रखते हैं, और उसके बदले में उन्हें कुछ इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं जो अपनी सेविंग्स बैंक के पास डिपॉजिट करवाते हैं उनको। मान लो कि वो 4% जो है रेट से प्रोवाइड कर रहे हैं बैंक्स इंटरेस्ट, जो सेवर्स हैं, जो बैंक्स के पास जो डिपॉजिटर्स अपनी डिपॉजिट करवाते हैं। फिर बैंक्स इन डिपॉजिट्स को कलेक्ट करके क्या करते हैं, इनको फर्दर आगे लैंड कर देते हैं जिनको फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है उनको, यानी कि जिसके पास फंड्स की कमी होती है, यानी कि जिनके पास डेफिशिएट होता है, तो उनको आगे लैंड कर देते हैं एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पे। और जो ये इंटरेस्ट रेट और जो ये इंटरेस्ट रेट होती है, यानी कि जो बैंक्स डिपॉजिटर्स को प्रोवाइड करते हैं और जो जिनको वो लैंड करते हैं बोरोवर्स उनसे चार्ज करते हैं, उनके बीच का जो डिफरेंस है, जो स्प्रेड है, उस वही एक बैंक का प्रॉफिट होता है। तो इस तरह से बैंक जो है वो वर्क करते हैं। जो सेवर्स हैं उनसे पैसे लेके, जो जिनको रिक्वायरमेंट है, जिनके पास कमी है, उनको लैंड करके। तो जो बैंक्स लैंडर्स को एडवांस देते हैं, लोन देते हैं, वो तो बैंक्स की एसेट्स होती है, और जिनसे वो बोरो करते हैं, यानी कि जो डिपॉजिटर्स की सेविंग्स वो एक्सेप्ट करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, वो उनकी लायबिलिटीज होती है। तो इस तरह से जो बैंक्स है वो एक इंटरमीडिएशन का काम करते हैं, जो सेवर्स है उसके बीच में और जो बोरोवर्स है उनके बीच में। ये पूरा इस तरह से जो बैंकिंग का जो सिस्टम है वो वर्क करता है। तो मेन जो काम है वो बैंक का क्या होता है, डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना और फिर आगे उसको लोन देना जिनको रिक्वायरमेंट है उसकी। तो इस तरह से एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर एक मेन रोल जो है वो प्ले करते हैं। बात करें इंडिया की, तो इंडिया के अंदर जो मेन जो अपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है वो हमारा आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारा सेंट्रल बैंक, जो मतलब एक मेन बैंक है जो पूरे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है। पूरी हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है या मॉनेटरी जो सिस्टम है उसको रेगुलेट करता है, एक मेन इंस्टीट्यूशन है आरबीआई। अब बात करें मेन फंक्शंस की कि क्या काम करते हैं बैंक्स या बैंकिंग सेक्टर का मेन काम क्या होता है। सबसे पहले मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। अब सेविंग्स को कैसे मोबिलाइज करते हैं ये। अब अगर कोई इंडिविजुअल अपनी जो सेविंग्स हैं उनको डिपॉजिट ना करवाए, अपने घर पर ही रखे एक लॉकर के अंदर, तो वो सेविंग्स आज जितनी है उतनी ही कल रहेगी, उतनी ही 1 साल बाद रहेगी। अगर हम 100 रुपीज़ की हमारी सेविंग्स हैं, हम इसको लॉकर में रख लें अपने घर पर, और 1 साल बाद देखेंगे तो वो 100 रुपीज़ के 100 रुपीज़ ही रहेंगे। लेकिन अगर उन सेविंग्स को हम कहीं पर डिपॉजिट करवाते हैं, बैंक्स में डिपॉजिट करवा दिए, तो बैंक्स क्या करेगा, उन सेविंग्स को आगे फर्दर लोन देगा बिजनेसेस को। बिजनेसेस उस पैसे का क्या करेंगे, कहीं कोई बिजनेस सेटअप करेंगे, कहीं किसी प्रोजेक्ट में लगाएंगे, तो उससे क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, या कोई एक्टिविटी होगी, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, और फिर आगे ऐसे इकोनॉमिक एक्टिविटी चलती रहेगी। तो एक तरह से सेविंग्स को एक इन्वेस्टमेंट के लिए उनको एक मोबिलाइज करना, एक डेवलपमेंट से रिलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर मोबिलाइज करने का काम जो है वो कौन करता है, बैंकिंग सेक्टर करता है। नेक्स्ट है एलोकेशन ऑफ सेविंग टू इन्वेस्टमेंट। ये बात हमने कर ली कि सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट के अंदर कन्वर्ट करते हैं जो बैंक्स होते हैं वो। जो थर्ड जो फंक्शन होता है वो इनका होता है कि जो पेमेंट सिस्टम है उसको ऑपरेट करना। अब हमें एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल्स तक पेमेंट्स करनी है, तो इनके बीच में जो पेमेंट को फैसिलिटेट भी करते हैं बैंक्स, हम बैंक्स के थ्रू एक दूसरे को पेमेंट कर सकते हैं। तो जो पेमेंट सिस्टम है उसको भी ऑपरेट करते हैं बैंक्स। ये मेन जो फंक्शन है वो बैंकिंग सेक्टर परफॉर्म करता है। अब बात करेंगे हिस्ट्री की कि बैंकिंग सेक्टर की क्या हिस्ट्री रही है हमारे इंडिया के अंदर। तो सबसे पहले बात करें जो फर्स्ट बैंक
इंडिया के अंदर स्टेबलाइज किया गया वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसको स्टेबलाइज किया गया था 1770 के अंदर। ठीक है, फर्स्ट बैंक 1770 के अंदर। उसके कुछ टाइम पीरियड बाद ही एक और बैंक बना था, वो था जनरल बैंक ऑफ इंडिया। 1786 के बीच में बना था ये और 1791 तक। ठीक है, फर्स्ट बैंक 1770 में बना, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बात करें अब जो सबसे बड़ा बैंक है और जो सबसे ओल्डेस्ट भी है, यानी कि सबसे पहले बना हुआ और अब तक कंटिन्यू एग्जिस्टेंस में है, वो है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की भी अपनी अलग से हिस्ट्री है। ये बैंक कैसे बना था? सबसे पहले 3 बैंक थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। 3 प्रेसिडेंसी बैंक होते थे। तो इन तीनों बैंक्स को मर्ज करके 1921 में एक बैंक बनाया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। फिर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को ही फर्दर चेंज किया गया एसबीआई के अंदर, एसबीआई एक्ट 1955 के अंडर। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इसको कन्वर्ट किया गया। तो जो एसबीआई है वो सबसे ओल्डेस्ट और अब के टाइम पे सबसे लार्जेस्ट बैंक है जो एग्जिस्टेंस में है। बात करें कि एक तरह से कब एग्जिस्टेंस में आया था, तो ये जो फर्स्ट प्रेसिडेंसी बैंक था, बैंक ऑफ कोलकाता, 1806 के अंदर बना था, तब से अब तक कंटिन्यू है। अब ये जो 1806 में बना था, इसका नाम चेंज करके 1809 में बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन बैंक वही है। तो सबसे पहले अगर बात करें कि एसबीआई कब बना था, एग्जिस्टेंस में कब आया था, तो स्टार्टिंग में बैंक ऑफ कोलकाता के फॉर्म में आया था 1806 के अंदर। फिर इन तीनों प्रेसिडेंसीज बैंक को मर्ज करके इंपीरियल बैंक बनाया गया और फिर उसका नाम चेंज करके एसबीआई किया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये जो है वो मेन एक तरह से हिस्ट्री के अंदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है वो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट थे। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बैंक्स की। तो टाइप्स ऑफ बैंक्स में हम देखें तो डिफरेंट टाइप्स के बैंक्स हैं। मेन है कमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट्स बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव फिर फर्दर है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। जो कमर्शियल बैंक्स हैं इनको भी फर्दर डिवाइड किया जाता है पब्लिक सेक्टर बैंक में, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक और आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक। अब समझते हैं इनकी क्लासिफिकेशन को इन डिटेल में। सबसे पहले बात करें कमर्शियल बैंक जो है उनको भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, शेड्यूल्ड बैंक और नॉन शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड बैंक कौन से होते हैं? जो शेड्यूल्ड बैंक वो बैंक होते हैं जो आरबीआई के जो सेकंड शेड्यूल है उसके अंदर मेंशन है, जिनके नाम उसके अंदर मेंशन है, शेड्यूल्ड बैंक की कैटेगरी में आते हैं वो। और नॉन शेड्यूल्ड बैंक जो लिस्टेड नहीं है सेकंड शेड्यूल के अंदर और जिनकी जो कैपिटल है, जो रिजर्व कैपिटल है वो 5 लाख से कम है, वो आते हैं नॉन शेड्यूल्ड की कैटेगरी में। अब डिफरेंस की बात करें इनके अंदर और क्या डिफरेंस है, तो जो शेड्यूल्ड बैंक है वो अपनी जो रिक्वायरमेंट है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, उसको फुलफिल करने के लिए आरबीआई से आप लोन वगैरह ले सकती हैं आसानी से। लेकिन नॉन शेड्यूल्ड बैंक को ऐसी कोई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की गई कि वो अपनी नॉर्मल बैंकिंग पर्पज के लिए फंड्स ले सके आरबीआई के थ्रू। ठीक है, और इतना कुछ ज़्यादा इनके अंदर डिफरेंस नहीं है। अब बात करते हैं कमर्शियल बैंक्स की कि कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं। तो कमर्शियल बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जिनका मेन जो पर्पज है वो प्रॉफिट कमाना होता है। ठीक है, प्रॉफिट अर्निंग इनका मेन पर्पज होता है। काम होता है इनका पब्लिक से डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना और फर्दर उस डिपॉजिट्स को इकट्ठा करके जिनको रिक्वायरमेंट है, जिन बिजनेसेस को, बिजनेस हाउसेस को, उनको उसको आगे लैंड करना। मेन जो काम है वो कमर्शियल बैंक्स का यही होता है। ये सारे काम करते हैं जो एक बैंकिंग सेक्टर के अंदर आते हैं, जैसे जो चेक्स वगैरह, ड्राफ्ट्स वगैरह है वो इशू करते हैं। अलग अलग टाइप्स के अकाउंट्स, डिपॉजिट्स अकाउंट्स ओपन करते हैं, जैसे कि सेविंग अकाउंट है, टाइम डिपॉजिट्स है, डिफरेंट टाइप्स के। और जो बिजनेस हाउसेज हैं, कंपनीज हैं, जो कमर्शियल सेक्टर के अंदर परफॉर्म करती जो एंटिटीज़ हैं, उनको लोन्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। मेन पर्पज इनका है प्रॉफिट के लिए रन करना। अब इन कमर्शियल बैंक्स को फर्दर आगे डिवाइड किया जाता है अलग अलग कैटेगरीज में। सबसे पहले आते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक वो बैंक्स होते हैं जिनकी जो ओनर है वो गवर्नमेंट हो। ठीक है, जो गवर्नमेंट के द्वारा ओन किए गए जो बैंक्स हैं वो आते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक के अंडर, जैसे एसबीआई है, बैंक ऑफ इंडिया है, कैनरा बैंक है। ये कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट जो टाइप है वो है प्राइवेट सेक्टर बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक वो जो किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा ओन है। ठीक है, जिसका जो ओनर है वो कोई प्राइवेट इंडिविजुअल होता है, जिसकी जो शेयर कैपिटल का ओनर। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसे कि आईसीआईसी बैंक है, एक्सिस बैंक है, एचडीएफसी बैंक हैं, ये कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं।
अब बात करें नेक्स्ट जो टाइप है वो है रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक्स कौन से बैंक होते हैं? ये इन बैंक्स का मेन जो पर्पज है वो रूरल एरियाज के अंदर बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करना है। ठीक है, ये जो बैंक्स हैं वो भी गवर्नमेंट के द्वारा ओन होते हैं, गवर्नमेंट जो है वो ओनर होती है इनकी, लेकिन वो कंप्लीट जो है वो मतलब एक मेन जो है ओनर वो गवर्नमेंट होती है, लेकिन कंप्लीट ओनर जो है वो नहीं होती, यानी कि 100% ओनर जो है वो गवर्नमेंट नहीं होती। इसके अंदर अलग अलग शेयर होता है। अब अलग अलग शेयर कैसे? इसके अंदर 3 जो पार्टीज हैं उनका शेयर होता है। सबसे ज़्यादा तो गवर्नमेंट का होता है 50% ओनर गवर्नमेंट होती है रीजनल रूरल बैंक की। और फिर जिस स्टेट के अंदर वो रीजनल रूरल बैंक है, जो आरआरबी है जिस स्टेट के अंदर, उस स्टेट की गवर्नमेंट का शेयर होता है 15%, यानी कि 15% शेयर की ओनर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट होती है। बाकी की जो बची 35% ओनरशिप वो होती है स्पॉन्सर बैंक की जो बैंक उसको स्पॉन्सर कर रहा है, यानी कि जिस बैंक के स्पॉन्सरशिप से वो आरआरबी बना है उस बैंक की ओनरशिप होती है 35% की। ये शेयर जो है वो इंपॉर्टेंट है, ये जो रेशियो है 50% सेंट्रल गवर्नमेंट, 15% स्टेट गवर्नमेंट और 35% स्पॉन्सर बैंक। ये एग्जाम में भी पूछा गया लास्ट टाइम, याद रखना। अब जो ये रीजनल रूरल बैंक्स हैं ये किसके अंडर बने? ये बने आरआरबी एक्ट 1976 के अंदर। ठीक है, जो आरआरबी एक्ट है 1976 उसके अंडर बने। इनका मेन काम है ज़्यादा से ज़्यादा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है और जो रूरल सेक्टर्स हैं उन तक बैंकिंग की जो फैसिलिटीज़ हैं उनको प्रोवाइड करना। अब ये जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं ये एक तरह से रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर होते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर, अब जैसे स्टेट गवर्नमेंट की ओनरशिप होती है तो वो पर्टिकुलर उसी स्टेट के अंडर वर्क करेंगे। ये नहीं है कि वो स्टेट के अंदर है तो वो किसी दूसरे स्टेट के रूरल एरियाज तक अपनी जो बैंकिंग फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करें। एक इनकी रिस्ट्रिक्टेड लोकेशंस होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट टाइप है फॉरेन बैंक्स। फॉरेन बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जिनकी जो ओनरशिप है वो फॉरेन होती है और जिनके हेड क्वार्टर है वो भी किसी दूसरी कंट्री के अंदर होते हैं, लेकिन वो ऑपरेट कर रहे होते हैं हमारी कंट्री के अंदर। ठीक है, अब जैसे कोई यूके का बैंक है तो उसका अगर हेड क्वार्टर लंदन के अंदर है और वो ऑपरेट कर रहा है, उसकी ब्रांचेज इंडिया के अंदर है, तो वो जो आता है वो फॉरेन बैंक्स की कैटेगरी में आता है। यानी कि जो रजिस्टर्ड भी किसी फॉरेन कंट्री के अंदर है, उसका हेडक्वार्टर भी किसी फॉरेन कंट्री के अंदर है, लेकिन वो ऑपरेट कर रहा है, उसकी ब्रांचेज जो है वो हमारी कंट्री के अंदर है, तो हम उसे बोलेंगे फॉरेन बैंक। जैसे HSBC बैंक है, सिटी बैंक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, ये कुछ फॉरेन बैंक्स की एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप, स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होते हैं? ये भी प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही होते हैं, प्राइवेट एंटिटीज जो इंडिविजुअल्स जो हैं वो ओन करते हैं इसको। स्मॉल फाइनेंस बैंक का मेन काम होता है कि जो छोटे बिजनेस हाउसेज हैं या जो स्मॉल फार्मर्स हैं या ऐसा एरिया जहाँ पर जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो अपनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर पाते, यानी कि वहाँ तक वो उन तक नहीं पहुँच पाते, तो उस जो अनरिजर्व जो एरिया है, मतलब अनसर्व्ड एरिया है, जिस एरिया तक, जिस सेगमेंट तक उनकी फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड हो पाती, वहां पर बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करना स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स का पर्पज होता है। ठीक है, ये इनका काम भी वही होता है, डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना और लैंड करना, जो नॉर्मल जो बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, उनका होता है। लेकिन इनका जो मेन एक सेगमेंट देखे कि किस सेगमेंट को सर्व करते हैं, ये किस एरिया को, तो वो स्मॉल बिजनेस यूनिट है या कोई स्मॉल फार्मर्स हैं उनको, स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं या अनऑर्गेनाइज सेक्टर की जो एंटिटीज हैं उनको। इनके कोई जोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। जैसे हमने आरआरबी की पढ़ी, रीजनल रूरल बैंक, कि एक डिस्ट्रिक्ट है, एक पर्टिकुलर स्टेट है, उसी के अंडर वो अपनी प्रोवाइड करते हैं सर फैसिलिटीज़। लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर ऐसी कोई जोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती कि वो किसी पर्टिकुलर एरिया को ही सर्व करेंगे, वो कहीं भी अपनी जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करवा सकते हैं। बात करें हिस्ट्री की स्मॉल फाइनेंस बैंक की कि कैसे बने, तो सबसे पहले जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स है उसका आइडिया, उसकी जो अनाउंसमेंट है वो कब हुई थी? 2014-15 का जो यूनियन बजट है उसके अंदर इसकी अनाउंसमेंट की गई। फिर इसके बाद आरबीआई ने गाइडलाइंस इशू की नवंबर 27, 2014 को, कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनको कैसे लाइसेंस करना है, उनको क्या रेगुलेशन वगैरह से रिलेटेड गाइडलाइंस। फिर सितंबर 16, 2015 को आरबीआई ने डिसाइड किया कि अब काफ़ी सारी एप्लीकेशंस आई, जब ये बात हुई कि क्या गाइडलाइंस होंगी स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो काफ़ी सारी एप्लीकेशंस आई स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए। तो उन बैंक्स की एप्लीकेशंस में से 10 एप्लीकेंट्स जो है उनको एक्सेप्ट किया गया, उनकी जो एप्लीकेशन है उसको एक्सेप्ट किया गया एज अ स्मॉल फाइनेंस बैंक, यानी कि उनको स्मॉल फाइनेंस बैंक
बनाने के लिए लाइसेंस अप्रूव कर दिया गया उनके लिए। ठीक है, कब? सितंबर 16, 2015 को। अब बात करें इंपॉर्टेंट फीचर्स की कि स्मॉल फाइनेंस बैंक की मेन के फीचर क्या होती है, तो यही जो कस्टमर्स हैं उनकी डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना, जो जिन सेक्टर्स हैं, जो अनसर्व्ड सेक्टर्स हैं, स्मॉल मतलब जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं या फार्मर्स हैं, उनको लैंड करना मनी, उनको लैंड करना। अब जो मेजर कस्टमर्स हैं, कस्टमर कैटेगरी में स्मॉल फाइनेंस बैंक में, वो वही आते हैं जो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज हैं या छोटे मोटे बिजनेसेस हैं। इसके अंडर एमएसएमईज एरिया भी कवर होता है, यानी कि एमएसएमईज को भी ये ज़्यादा से ज़्यादा बैंकिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, और एसएमईज को भी, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज को भी। नेक्स्ट जो टाइप है वो है पेमेंट बैंक्स। अब पेमेंट बैंक क्या होते हैं? ये थोड़े अलग टाइप के बैंक होते हैं। इनके अंदर क्या होता है कि जो ये किसी से को क्रेडिट नहीं दे सकते, यानी कि किसी को लोन नहीं दे सकते, ये सिर्फ डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो भी एक लिमिटेड अमाउंट तक, यानी कि लिमिट्स होती है कि उस अमाउंट तक ही डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकते हो। अब बात करें इनका मेन काम क्या होता है। डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो भी एक लिमिट तक। पेमेंट और रेमिटेंस जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, यानी कि हमें किसी एक दूसरे को पेमेंट करनी है तो उसके से रिलेटेड जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग यानी कि इंटरनेट के थ्रू जो बैंकिंग एक्टिविटीज़ होती है वो प्रोवाइड करवा सकते हैं। एक जो दूसरे बैंक है, जो और बैंक्स हैं, उनके एक कोरस्पेंडेंट की तरह है, उनके एक हेल्पर की तरह जो है वो एक वर्क कर सकते हैं, एक्ट कर सकते हैं पेमेंट बैंक। स्टार्टिंग में जब पेमेंट्स बैंक को स्टेबलाइज किया गया तब इनके ऊपर लिमिट लगाई गई थी कि एक इंडिविजुअल से कितनी डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, वो 1 लाख थी। ठीक है, 1 लाख एक इंडिविजुअल डिपॉजिट करवा सकता है पेमेंट बैंक के अंदर, ये पहले लिमिट थी। अब इस 1 लाख की लिमिट को इंक्रीज करके 2 लाख कर दिया गया। अब 2 लाख तक हर एक इंडिविजुअल से ये डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। जो पेमेंट बैंक्स हैं वो किसके अंडर रेगुलेटेड है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर इनको परमिट किया जाता है, इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म करने के लिए। बात करें मेन काम की, तो ये हेल्प करते हैं मनी ट्रांसफ़र में, एक दूसरे को मनी ट्रांसफ़र करने हैं उसके लिए। अब ये क्रेडिट नहीं दे सकते, लोन वगैरह नहीं दे सकते, तो ये क्रेडिट कार्ड्स भी इशू नहीं कर सकते, सिर्फ एटीएम और डेबिट कार्ड जो है वो इशू कर सकते हैं। इनको अपनी सब्सिडरीज यानी कि अलग अलग ब्रांचेज जो है वो स्टेबलाइज करने की भी परमिशन नहीं होती। ठीक है, उसके लिए कोई परमिशन नहीं होती। और जो लैंडिंग फैसिलिटीज़ की तो हमने बात कर ली, उसके लिए भी इनको परमिशन नहीं होती। बात करें मेन गोल की कि क्या है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एरियाज़ तक एक तरह से बैंकिंग फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करना, जहाँ तक बैंक्स नहीं पहुँच सकते उन छोटे छोटे एरियाज़ के अंदर ये अपनी जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड कर सकें। तो मेन गोल जो है वो इनका यही है। अब बात करें फॉर्मेशन की कि कैसे फॉर्म हुए ये, तो आरबीआई ने फरवरी 2015 के अंदर एक लिस्ट पब्लिश की जिसके अंदर अप्लाई किया गया था लाइसेंस लेने के लिए पेमेंट बैंक के, जिसके अंदर 41 एंटिटीज़ हैं, उन्होंने अप्लाई किया कि वो एज ए पेमेंट बैंक वर्क करना चाहते हैं। तो अब इन में से किसको लाइसेंस अप्रूव करना है या नहीं करना, इसके लिए आरबीआई ने एक कमेटी अपॉइंट की जिसका नाम था एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी। इसके जो चेयरमैन थे यानी कि इसको लैड कर रहे थे वो थे नचिकेत मोर। इनकी और इसको इसलिए इसको बोला जाता है नचिकेत मोर कमेटी। पेमेंट बैंक के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई? एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी, जिसके हेड थे नचिकेत मोर। अब इन्होंने, इस कमेटी ने, जो एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी थी, इसने उन जो एप्लीकेशंस है उनको रिव्यू किया और फिर उनके बेस पे उनको स्क्रूटनाइज किया कि कौन सी जो एंटिटीज़ हैं वो एलिजिबल हैं पेमेंट बैंक के लाइसेंस को लेने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से जो पूरा जो फॉर्म हुए बैंक्स। अब बात करें मेन रेगुलेशन किसके अंडर रेगुलेट है ये, तो जो कंपनी एक्ट 2013 है उसके अंदर रजिस्टर्ड किया जाता है बैंक, जो पेमेंट्स बैंक्स हैं उनको। अब लाइसेंस की बात करें तो लाइसेंस जो है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 22 के अंडर लाइसेंस दिया जाता है पेमेंट बैंक को। और बात करें कुछ और प्रोविजंस और मतलब एक्ट्स के प्रोविजंस जो एप्लीकेबल है पेमेंट्स बैंक के ऊपर, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है कि पेमेंट बैंक के ऊपर किन किन एक्ट्स के प्रोविजंस अप्लाई होते हैं। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर तो इन्हें लाइसेंस मिलता है, उसके प्रोविजंस तो एप्लीकेबल होंगे ही। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 के भी एप्लीकेबल है। फॉरेन एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 1999
पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट ऑफ 2007, क्योंकि पेमेंट्स बैंक का मेन जो काम है वही होता है कि पेमेंट्स में फैसिलिटेट करना, एक दूसरे को पेमेंट में रेमिटेंस वाली जो सर्विसेज हैं उनके अंदर उस तरह की जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करते हैं ये। ठीक है, तो मेन जो एक्टिविटीज़ की बात करें तो डिमांड डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं, पेमेंट और रेमिटेंस वाली जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं पेमेंट बैंक। फर्स्ट जो पेमेंट बैंक है वो था एयरटेल पेमेंट बैंक। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप, कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स कौन से बैंक्स होते हैं? ये वो बैंक होते हैं जो एक मतलब एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स के द्वारा ओन किए जाते हैं। ठीक है, अब इनका मेन पर्पज, अब जैसे देखो फार्मर्स हैं, वो फार्मर्स एक ग्रुप बना लें और एक कोऑपरेटिव बैंक्स अपना स्टेबलाइज कर सकते हैं, तो उसके ओनर कौन होंगे? वो फार्मर्स। तो इस तरह से एक कमेटी या एक किसी भी प्रोफेशन के जो मेंबर्स हैं वो आपस में मिलके जो है वो ओनर होते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स के, वो इसको चलाते हैं। तो मेन जो पर्पज है कोऑपरेटिव बैंक्स का वो होता है कि वो जिस भी मेंबर्स के जो वो उसके मेंबर्स हैं जो उस बैंक्स के, उनको बैंकिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। बैंकिंग फैसिलिटी जैसे लोन और डिपॉजिट और बैंकिंग अकाउंट जैसी फैसिलिटीज़ हैं वो उसके मेंबर्स को प्रोवाइड करना। मेन जो पर्पज है वो ये होता है कोऑपरेटिव बैंक्स का। अब कोऑपरेटिव बैंक्स की मेन फीचर्स की बात करें तो एक मतलब लिमिटेड एरिया के अंदर जो बैंकिंग सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करते हैं ये। ज़्यादातर इनका यूज जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए होता है, यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए उनको फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना इनका मेन पर्पज होता है। जैसे फार्मर्स वगैरह के ग्रुप्स हैं उनके, और जो भी मतलब छोटे मोटे बिजनेसेस होते हैं उनके को भी फाइनेंसिंग जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड की जाती है कोऑपरेटिव बैंक्स के द्वारा। जैसे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं या कोई इंडिविजुअल अपना खुद से अपना जो बिजनेस है वो चला रहा है तो उनको बैंकिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। अब बात करें कोऑपरेटिव बैंक्स का एक तरह से कि किस तरह का जो बिजनेस होता है, तो यहाँ पर कोई प्रॉफिट अर्निंग वाला बिजनेस नहीं होता। मतलब कोई कॉमर्शियल, जैसे कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं उनको मेन पर्पज होता है प्रॉफिट अर्न करना, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक्स का मेन जो पर्पज है वो होता है उसके मेंबर्स को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, बैंकिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। तो यहाँ पर जो नो प्रॉफिट और नो लॉस वाला जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर ऑपरेट करते हैं ये। बात करें फर्स्ट कोऑपरेटिव बैंक्स की, तो जो अनन्या कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड है वो इंडिया का फर्स्ट कोऑपरेटिव बैंक था जिसका हेडक्वार्टर है वडोदरा गुजरात के अंदर। अब जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको भी आगे फर्दर डिवाइड किया जाता है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में और रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स में। जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको बोला जाता है प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी। तो नाम से क्लियर है, अर्बन कोऑपरेटिव यानी कि जो अर्बन एरिया के अंदर होते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स। इनका जो मेन काम है, जो अर्बन एरिया के अंदर अर्बन पीपल होते हैं, जैसे स्मॉल बिजनेसेस वगैरह होते हैं या कोई पर्टिकुलर प्रोफेशन के ग्रुप है, उनको सर्व करना, उनको लैंड करना फंड्स, तो वो जो है वो मेन पर्पज होता है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का। बात करें नेक्स्ट टाइप की, तो नेक्स्ट है रूरल कोऑपरेटिव बैंक। रूरल कोऑपरेटिव बैंक जो रूरल पीपल्स की जो डिमांड्स हैं उनको फुलफिल करते हैं। अब रूरल पीपल्स में यानी कि जो एग्रीकल्चर बेस्ड एक्टिविटीज़ हैं उनको फैसिलिटेट करते हैं, जैसे फार्मिंग वगैरह है, लाइव स्टॉक है, डायरीज वगैरह हैं। तो इनसे रिलेटेड जो फार्मर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, उनकी को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स का काम होता है। ठीक है, ये जो एक तरह से गाँव के अंदर भी, जो रूरल एरिया के अंदर भी जो स्मॉल स्केल बिजनेसेस वर्क करते हैं उनको भी फैसिलिटेट करते हैं, लोन वगैरह से रिलेटेड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। जैसे कॉटेज इंडस्ट्रीज होती है या कोई इंडिविजुअल अपना खुद का एम्प्लॉयमेंट के थ्रू अपना खुद का कोई बिजनेस कर रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, तो उनको लोन वगैरह से रिलेटेड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। अब ये जो रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं इनको भी फर्दर डिवाइड किया जाता है 3 कैटेगरीज के अंदर, स्टेट कोऑपरेटिव, डिस्ट्रिक्ट और प्राइमरी। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक यानी कि जो स्टेट लेवल पर जो रूरल बैंक्स हैं, यानी कि स्टेट लेवल पर जो रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स वर्क करते हैं रूरल एरियाज़ को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए, तो वो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं। डिस्ट्रिक्ट यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऑपरेट करते हैं। फिर बिल्कुल आते हैं ग्राउंड लेवल पर, यानी कि बिल्कुल विलेज में एक पर्टिकुलर विलेज के लेवल पर जो एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ वर्क करती हैं, ये भी मतलब रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन बिल्कुल विलेज यानी कि बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पर वर्क ऑपरेट करते हैं ये। ठीक है, तो ये होते हैं अलग 3 टाइप्स रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स के। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ बैंक, डेवलपमेंट बैंक्स। अब जो डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं इनका मेन पर्पज डायरेक्ट
जो इंडिविजुअल्स हैं, कस्टमर्स हैं, उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करना होता। इनका पर्पज होता है एक इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, यानी कि जो बड़े बड़े जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए फाइनेंस प्रोवाइड करना इनका जो काम होता है। तो ये जो बैंक्स हैं, डेवलपमेंट बैंक, ये पब्लिक से डिपॉजिट्स वगैरह एक्सेप्ट नहीं करते। इनका मेन पर्पज ये होता है कोई बड़े बड़े जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनको फाइनेंस करना, उनके लिए फाइनेंस प्रोवाइड करना। तो जो डेवलपमेंट बैंक्स हैं ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं बड़े बड़े बिजनेस एंटिटीज़ को। काफ़ी ज़्यादा अगर वो कुछ मतलब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ऑपरेट कर रहे हैं, कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है उसका यूज कर रहे हैं, कोई बड़ी मशीनरी वगैरह खरीद रहे हैं, या कोई एक नई मतलब अपनी जो पूरा जो सिस्टम है उसके अंदर कोई मॉडर्नाइजेशन या एक्सपेंशन से रिलेटेड जो वर्क कर रहे हैं, तो उसके लिए उनको जो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करते हैं ये डेवलपमेंट बैंक। और छोटे मोटे बैंक्स हैं जो अलग अलग एरियाज के लिए वर्क करते हैं, उनको फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम भी जो है वो डेवलपमेंट बैंक्स के द्वारा किया जाता है। इनके अंदर आते हैं जैसे नाबार्ड है, सिडबी है, एनएचबी है, एक्सिम बैंक है, आईएफसीआई है। तो ये जैसे नाबार्ड है तो ये रूरल एरिया से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूशंस हैं या एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट से रिलेटेड जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उनको फंड्स प्रोवाइड करता है, उनको फाइनेंसिंग प्रोवाइड करता है, ना कि डायरेक्टली किसी कस्टमर्स को या कोई छोटे मोटे एंटिटीज़ हैं उनको। अब इसके अंदर ही एक कंसेप्ट आता है होलसेल बैंकिंग का। होलसेल बैंकिंग का मतलब क्या होता है कि जो बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनकी लॉन्ग टर्म लंबे टाइम की जो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना। और वो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट किससे रिलेटेड है? इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो जो बड़े बड़ी कंपनीज की इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, जैसे कोई पुल वगैरह बनाना है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो बनाना है, कोई पावर से रिलेटेड कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनना है, तो उनके लिए उन कॉरपोरेट हाउसेस को फंड्स प्रोवाइड करना लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो जो बैंकिंग फैसिलिटी उसको बोला जाता है होलसेल बैंकिंग। तो ये जो काम है वो डेवलपमेंट बैंक्स का ही होता है। तो ये थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ये ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।